हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूकेपीएससी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट्स द सॉफ्ट रिवेट्स आर। सॉफ्ट रिवेट्स के कंपैरिजन में हमारे फील्ड रिवेट्स कैसे होते हैं? स्ट्रोंगर होते हैं, वीकर होते हैं, या फिर इक्वल होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। जो हमने परमिसिबल स्ट्रेसेस पढ़े थे, वहाँ हमने देखा था कि जो सॉफ्ट रिवेट्स होते हैं हमारे, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू फील्ड विड्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉप यानी कि लैब या वर्कशॉप, उसमें क्या होता है, जो हमारी काम की क्वालिटी है वो हाई होती है, सो स्ट्रेंथ भी हमारी ज़्यादा होती है। तो फील्ड विड्स के कंपैरिजन में हमारे शॉप विड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं, यानी कि ज़्यादा मजबूत होते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids इन द सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज। जो रेशियो है हमारा वॉल्यूम ऑफ voids और टोटल वॉल्यूम का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा पोरोसिटी, जिसे डिनोट करते हैं हम एन से। और अगर यहीं ये पूछता कि वॉल्यूम ऑफ void और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है हमारा void रेशियो, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। सो आंसर हो जाएगा आपका ए, पोरोसिटी। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ सॉइल मे बी इंक्रीज बाय। डेंसिटी किस चीज़ से इंक्रीज की जाती है? कॉम्पैक्शन से, कंसोलिडेशन से, या फिर दोनों से, या स्टेबलाइजेशन से। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कॉम्पैक्शन में क्या होता है हमारा? वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है? एयर से। जब एयर सॉइल से निकलती है, वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी इंक्रीज होती है। कंसोलिडेशन के केस में क्या होता है? जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो किससे होता है? वाटर से। वाटर बाहर निकलता है तो क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है। आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट किसका रेशियो होता है? D10/D20, D30/D60, D40/D50, या फिर नन ऑफ द अबव। अभी D10/D20 क्या है? इसका मतलब वो साइज पार्टिकल जिसके नीचे 10% पार्टिकल्स पास कर जाएं। इसका रेशियो होता क्या है? यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है आपका? D60/D10। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है आपका? D60/D10। आंसर में देख लेते हैं। तो ऑप्शन तो ऐसा कोई भी नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन void रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज गिवन बाय। हमारे जो सॉइल की टर्म्स होती हैं, उनमें क्या होते हैं? कुछ रिलेशंस भी होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक, ई एस इक्वल टू डब्लू जी। इससे क्या होगा? ई इज इक्वल टू डब्लू जी डिवाइडेड बाय एस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, when C is the cohesion, sigma is the applied normal stress, phi is the angle of internal friction, the shear strength of soil tau will be equal to। so ये किसका क्वेश्चन है? shear स्ट्रेंथ का। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि हमें टर्म्स दी हुई हैं और हमें बताना है कि टाओ की वैल्यू क्या होती है। एक मोर सर्कल में देख लेते हैं। जहाँ पे आपका सी यानी कि कोहेजन और फाई दोनों हो, तो वो किसका केस होता है? वो होता है सिल्ट का केस, क्योंकि सैंड के केस में C0 होता है और क्ले के केस में फाई 0 होता है। जहाँ पे दोनों प्रेजेंट हो वो हो जाएगा आपका सिल्ट। अब कैसे निकलेगी इसकी स्ट्रेंथ? तो C कितना हो गया आपका शेयर स्ट्रेस में? इतना। ये डायरेक्टली इतना प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या काम करेगा आपका? इंटरनल फ्रिक्शन काम करेगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? जो उसकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ है, जो कि कहाँ पे होगी? इस टॉप पॉइंट पे। हमें ये निकालना है, यानी कि ये लेंथ। अब ये कैसे निकलेगा? तो ये दो चीज़ों के एडिशन से निकलेगा। इतना पार्ट क्या हो गया आपका C,
और दूसरा पार्ट ये वाला जो बचा है रिमेनिंग पार्ट, ये कैसे होगा? तो इतना जो आपका बेस है, बेस कितना हो गया? सिग्मा, और जो ये वाला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से कितना हो गया? सिग्मा टेन फाइव। सो टोटल आपका कितना आंसर आएगा? सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। सो आंसर विल बी बी, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव. Next, a soil sample has a porosity 40%. If G is equal to 2.70, the dry density of soil will be. यहाँ पे हमें क्या पूछा है? ड्राई डेंसिटी पूछी है. सो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं. सो हमें क्या निकालना है? ड्राई डेंसिटी. इसका फॉर्मूला होता है G गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E. अब हमारे पास क्या था? E नहीं था, हमारे पास क्या था? पोरोसिटी थी जो कि 40% थी. सो E क्या करेंगे हम? निकालेंगे. कैसे निकलेगा? वर्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? N डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन. यहाँ से E निकल गया 0.66. अब इसको जब हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, सो आंसर कितना आ गया आपको? 15.89 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. सो आंसर विल बी ए, 15.89 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन ऑन सैंड मेनली डिपेंड्स अपॉन. सो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हमारी फाउंडेशन की होती है किस पर डिपेंड करती है? सो टरजागी की जो बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है उसके हिसाब से क्या होता है? सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन वाई. क्या क्या टर्म्स आएंगी? सो क्यू क्या होता है हमारा? फाउंडेशन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गामा डी एफ, यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. और क्या आ रहा है यहाँ पे? ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि डेप्थ और ब्रेथ दोनों है. सो क्या हो गया आपका? आंसर विल बी डी, साइज ऑफ फाउंडेशन. नेक्स्ट, द ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 1.9 ग्राम पर cc and the specific gravity is 2.65. What will be the porosity of the soil? यहाँ क्या किया आपको? ड्राई यूनिट वेट दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है. अब आपको पोरोसिटी निकालनी है. सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह, बस रिवर्स हो जाएगा. कैसे होगा एक बार देख लेते हैं. सो ड्राई डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है. अब ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई. यहाँ से क्या करेंगे हम? ई निकाल लेंगे. सारी वैल्यूज पुट करके ई कितना आएगा? 0.39. अब एन कितना होता है? ई अपॉन 1 प्लस ई. सो इससे जो हमारी वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी हमारी 28% के पास. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सो ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल are 35% and 15% respectively. If the flow index is 10%, then toughness index is. So यहाँ आपको लिक्विड लिमिट दी हुई है, प्लास्टिक लिमिट दी है, फ्लो इंडेक्स दिया है. आपको क्या निकालना है? टफनेस इंडेक्स निकालना है. सो हमें क्या क्या गिवन है? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और फ्लो इंडेक्स. तो टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है प्लास्टिक लिमिट अपॉन फ्लो इंडेक्स. तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? प्लास्टिक लिमिट निकालनी पड़ेगी जो कि होती है WL माइनस WP. आंसर आ जाएगा आपको 20%. अब इसको आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में रख देंगे. सो वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 2.0. सो आंसर विल बी सी, 2.0. नेक्स्ट, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ कोहेसिव सॉइल आर डिटरमाइंड इन अ लेबोरेटरी as 40% and 20% respectively. The plastic index of soil will be. So यहाँ क्या किया आपको? लिक्विड लिमिट दी है और प्लास्टिक लिमिट दी है. आपको क्या निकालना है? प्लास्टिक इंडेक्स. कैसे निकलता है? WL माइनस WP. सो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20 जो कि आ जाएगा आपका 20%. सो आंसर विल बी बी, 20%. नेक्स्ट, when water content in a soil is reduced beyond the shrinkage limit. तो अगर हमारा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा, सॉइल का वॉल्यूम वही रहेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर नन ऑफ दी अबव. सो एक बार चार्ट में देख लेते हैं. श्रिंकेज लिमिट कौन सी है आपकी? WS.
तो श्रिंकेज लिमिट से अगर कम हम आ रहे हैं, हमारा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम जा रहा है, सो वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट, द परमेबिलिटी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय यूजिंग। सो जो कोहेसिव सॉइल की परमेबिलिटी है कौन से मेथड से अच्छी तरीके से निकाली जा सकती है। सो कोहेसिव सॉइल में जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो करते हैं फॉलिंग हेड मेथड, और नॉन कोहेसिव सॉइल में कौन सा होता है, कांस्टेंट हेड मेथड। नेक्स्ट, द डार्सिस लॉ स्टेट्स एज। सो डार्सिस लॉ क्या कहता है, डार्सिस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वी होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के, और आई यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो कि होता है एच अपॉन एल। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बट डार्सिस लॉ के क्या क्या एजम्पशंस हैं। सो डार्सिस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो लेमिनार होना चाहिए, सॉइल सैचुरेटेड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस रही तो उसके बाद वी क्या होगा, आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और क्यू क्या होता है हमारा डिस्चार्ज, वेलोसिटी इनटू एरिया। सो क्यू हो गया हमारा के आई ए। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज मेजर्ड इन। सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट पूछी है। सो क्या यूनिट होती है उसकी, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि एम के एस में है। सी जी एस में क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो आंसर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, sheep foot roller is mostly used for the compaction of which type of soil। so sheep foot roller हमारा किस टाइप की सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। सो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये मोस्टली कोहेजिव सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। सो आंसर आपको क्या हो गया, कोहेजिव सॉइल में क्लेस। कैसा होता है एक बार देख लेते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या अंतर होता है कि इसके जो रोलर प्लेन सरफेस की जगह क्या होता है, इसमें कुछ इम्प्रेशंस इस तरीके के सीप फुट टाइप के, जैसे भेड़ के पैर होते हैं, खुद इस तरीके के इम्प्रेशन निकले होते हैं। किस तरीके से काम करता है ये, सो उसका एक टर्म याद रखिएगा आप, जिसे हम कहते हैं नीडिंग। नीडिंग मतलब हो गया गूंदना। सो ये किस तरह से कॉम्पैक्ट करता है, ये मिट्टी को एक तरह से गूंदता है, और ये किस में काम करता है, सिर्फ कोहेसिव सॉइल में। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटीज। सो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो हमने पढ़ा है पोरोसिटी इज इक्वल टू void ratio upon 1 plus void ratio. So option will be C, n is equal to E upon 1 plus E. Next, a pile which obtains most of its load carrying capacity at the base of pile is known as। so ऐसी पाइल जो कि अपना सारा लोड कहाँ लेती है, बेस पर लेती है, उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पाइल पर जितना भी लोड आ रहा है वो सारा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, उसके बेस से होता हुआ हार्ड स्ट्रेटा पे। इसका मतलब उसका बेस कहाँ लाई कर रहा है, किसी सॉलिड रॉक पे लाई कर रहा है। सो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंड बियरिंग पाइल। किस तरीके से एक बार देख लेते हैं। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे जो पाइल का क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से होता है। मेनली जो होता है हमारा फ्रिक्शन पाइल और एंड बियरिंग पाइल। फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है कि पूरी सॉइल सॉफ्ट होती है, सो उसका बेस किसी हार्ड रॉक पे लाई नहीं करता। सो लोड किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, तो जो सॉइल और पाइल के बीच में जो फ्रिक्शन होगा सारा लोड हमारा उसी की मदद से ट्रांसफ़र होगा। जबकि एंड बियरिंग में पाइल में क्या होता है कि जो पाइल का बेस है वो किसी हार्ड रॉक पे लाई करता है, तो जितना भी यहाँ पे लोड आया वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, हार्ड रॉक पे, और यहाँ से जो रिएक्शन मिला उससे पाइल बैलेंस हो जाती है। सो नेक्स्ट, a soil has bulk density 2.3 gram per cc and the water content 15%. The dry density of soil sample is। so यहाँ हमें क्या दिया है, बल्क डेंसिटी दी है 2.3 ग्राम पर सीसी, वाटर कंटेंट दिया है। अब क्या निकालना है, ड्राई डेंसिटी निकालनी है। सो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1+W। सो वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 2 ग्राम पर cc। सो ऑप्शन विल बी सी, 2 ग्राम पर cc। नेक्स्ट, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय। सो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? सो अनडिस्टर्ब का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज सॉइल की साइट पर हैं वही प्रॉपर्टीज लैब में भी होनी चाहिए। यानी कि जब आप सॉइल सैंपल को साइट से लैब में लेके जाते हो तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वॉइड रेशियो, उसकी डेंसिटी और वाटर कंटेंट ETC, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी लैब में भी सेम होनी चाहिए। बट अगर आप डायरेक्ट खुदाई कर दो तो क्या होगा? उसका वॉइड रेशियो बिगड़ जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। सो ये तो अनडिस्टर्ब नहीं रहा, सॉइल डिस्टर्ब हो गई। सेम केस ऑगर में, ऑगर क्या करता है? ड्रिल करता है, उसमें भी वॉइड रेशियो चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब बचा आपका क्या? थिन वॉल्ड सैम्पलर और थिक वॉल्ड सैम्पलर। उसमें भी क्या होता है कि थिक वॉल्ड जो सैम्पलर होता है वो भी आपकी सॉइल को डिस्टर्ब कर देता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, थिन वॉल्ड सैम्पलर्स। सो उसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।